हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपकी अपनी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशल इश्यूज़ का सीरीज़ है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल एम्पावरमेंट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप सबने देखा था कि सोशल एम्पावरमेंट जो है ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं जिनके बारे में विशेष रूप से चर्चा कर लेना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने दो चीज़ें ऑलरेडी सोशल एम्पावरमेंट के दो टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था यूथ और दूसरा हमने पढ़ा था डिफरेंटली एबल्ड लोग को। तो ये दो टॉपिक्स हमने इनके सोशल एम्पावरमेंट की बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम सीनियर सिटीजन्स को देखेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए सोशल एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्राइबल्स के लिए कि ट्राइबल्स को क्या प्रॉब्लम होते हैं और सोशल एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है। और फाइनली हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, विमेन के सोशल एम्पावरमेंट की बात, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। बस हम कुछ इसमें गवर्नमेंट स्कीम देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम 12-13 जो भी हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, जो कि हम कोट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बस इसमें मेंशन रहेंगी। तो इतना कुछ है आज के लेक्चर में। सोशल एम्पावरमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये लोग देखना चाहते हैं वो इस लेक्चर को देख सकते हैं और इसका पहला जो पार्ट 1 है उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि सोशल इश्यूज़ में सोशल एम्पावरमेंट का ये जो टॉपिक है वो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी दी मोस्ट कॉमन टॉपिक के अंदर में आता है। तो मोटा मोटा यही है आज का। एक इन्फॉर्मेशन ये भी रहेगी कि पेड ग्रुप है हमारा, जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन कर सकता है। उसमें आपको PDF और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वहाँ पर डेली होती है, तो वो आपको सब कुछ कर सकते हैं। याद रहे कि इस लेक्चर के अंत में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलिएगा। और वो क्वेश्चन इस टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे जो कि मैंने पढ़ाया है। थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन मोर और लेस इस लेक्चर में सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहला टॉपिक सोशल एम्पावरमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। हमने ऑलरेडी देख रखा था कि एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट की डिफिनीशन क्या होती है और उनके क्या क्या ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले हमने यूथ देखा था, यूथ के बाद हम सीनियर सिटीजन्स की बात किए थे। सीनियर सिटीजन्स के बाद मेल पर्सन्स जो होते हैं, मतलब उनके लिए सोशल एम्पावरमेंट कुछ और होता है, फीमेल्स के लिए कुछ और होता है, साथ ही साथ ट्राइबल्स के लिए कुछ और होता है और डिफरेंटली एबल्ड के लिए कुछ और होता है। तो इसमें से हमने यूथ और डिफरेंटली एबल्ड पढ़ लिया है। आज हम सीनियर सिटीजन देखेंगे, फिर उसके बाद ट्राइबल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में फीमेल को पढ़ेंगे। मेल एज सच उनका सोशल एम्पावरमेंट का कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए इनके रेस्पेक्ट में पढ़ना अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरी नहीं है। सोशल एम्पावरमेंट, या तो अगर इन द केस इन द वर्स्ट सिचुएशन अगर ऐसा होता भी है तो आप इतने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं कि आप इनसे अंदाज़ा लगा के इस वाले मेल वाले टॉपिक को भी आराम से लिख लेंगे, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको हम सबसे पहले देखते हैं। एक होता है प्रोडक्टिव एजिंग। प्रोडक्टिव एजिंग क्या है? जब भी इंसान बुढ़ा होता है, बूढ़ा होता है, तो क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, सोशल प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए वो सोशली एक्सक्लूड होता जाता है पूरे सोसाइटी से। इस केस में अगर उसके इस एज ग्रुप को हम कोई प्रोडक्टिव वर्क संभालने के लिए दे देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्टिव एजिंग बोलते हैं कि बूढ़ा तो हो रहा है इंसान, लेकिन प्रोडक्टिव तरीके से अपना पूरा काम कर रहा है, जितना भी वो कर सकता है वो सारा काम वो अभी कर रहा है। तो इसलिए प्रोडक्टिव एजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें एक टेक्नोलॉजी है, एक एडवांसमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेनेजेनिक्स। सेनेजेनिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंश्योर करती है कि जो भी इसको प्रैक्टिस करेगा वो इमोर्टल हो जाएगा। और ये एक तरीके का पेनिकिया है ओल्ड एज लोगों के लिए। पेनिकिया मतलब रामबाण है ओल्ड एज लोगों के लिए कि लोग इसे इमोर्टल हो जाएंगे। इमोर्टल जो शब्द है वो थोड़ा नया है, 2009 में इसको सबसे पहली बार कॉइन किया गया था। और 2009 में इमोर्टल का मतलब ये होता है कि दो टर्म्स होते हैं, एक होता है मोर्टल, एक होता है इमोर्टल। मोर्टल मतलब जो इंसान मर जाए, इमोर्टल मतलब जो कभी ना मरे, अमर रहे। लेकिन ये इमोर्टल का क्या मतलब होता है कि इंसान मरे भी लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी से जीते हुए मरे, इसको बोलते हैं अमॉर्टल। तो इसीलिए सेनेजेनिक्स जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिस है जो कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए ऐसा काम उनका करती है। मतलब कि ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, या तो बहुत सारे उनको साइकोलॉजिकली उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि जो उनका एजिंग है या फिर जो वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं वो उनके दिमाग में कभी भी बसता नहीं है और वो हमेशा बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और किसी भी काम को करने में सक्षम रहते हैं।
तो ये तो एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई। फिर जो ये बात हो रही है सेनेजेनिक्स, इनके अलावा भी बहुत सारे गेरोंटोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी और गेरोंटोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं जो कि ये बताते हैं कि मेंटल एक्टिविटी में अगर उसको मेंटल एक्टिविटी को कॉन्टीन्यूसली उसी स्टेज पे रखा जाए तो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके डेंड्राइट्स भी स्प्राउट होते हैं। ये थोड़ा साइंटिफिक हो गया, बायोलॉजी आप सभी ने पढ़ी होगी अगर, कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर का आप सभी ने अपने 10th या 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये कुछ ऐसा डेंड्राइट का स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये सारे जो पेड़ जैसे शाखाएं जैसे जो निकली हैं यही डेंड्राइट्स होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, और ये इसका टेल होता है एक्सॉन। तो अब ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स में जाके आपको समझा रहा हूँ, लेकिन समझ लीजिए क्या बात है। क्या होता है कि इसका जो एक्सॉन होता है ना, इनके डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है। ये आगे मतलब और सारे ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स जुड़े रहेंगे और इन्हीं के लिंकेज से क्या होता है ना, हमारा पूरा मेमोरी चलता है। ये जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा इन सब के बीच में उतना ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट करेगा हमारा ब्रेन। तो जब भी हम मेंटल एक्टिविटी करते हैं तो ये जो न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर ऐसे ऐसे डेंड्राइट्स और पैदा होते हैं ताकि ये इनका कनेक्टिविटी जो है आपस में और स्ट्रॉन्ग बन सके। तो यहाँ पर सीखने की बात ये है कि गेरोंटोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी ने ये प्रूफ कर दिया है कि अगर इंसान मेंटली काम करता रहे तो वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, उसका दिमाग कभी भी नहीं थकेगा। अगर इसका सीधा सीधा सा हम इसको डिड्यूस करना चाहें सिंपल वर्ड्स में तो ये कर दें कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बंद कर देंगे या फिर आप प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करेंगे तो कुछ देर बाद आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि आपकी कैपेबिलिटी ही नहीं होगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मेंटल एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब इन्हें प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, मेंटल रिटार्डेशन। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है क्योंकि दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता है, ये लोग दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है, ये सोसाइटी से घुल मिल नहीं सकते हैं और एकांत होकर बैठते हैं, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जनरेशन गैप का प्रॉब्लम होता है इनसे कि ये किसी भी टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड जो आज की नई मतलब बच्चे हैं, नए जनरेशन है, इन सब से उतना कॉप अप नहीं कर पाते हैं, उतना घुल मिल नहीं पाते हैं, इसीलिए इनके कारण जनरेशन गैप हो जाता है। सॉलिट्यूड, अकेलेपन में बिल्कुल अकेले ये अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते तो नहीं है लेकिन बिताना पड़ता है कुछ मजबूरियों के कारण। सोसाइटी और फैमिली का जो बर्डन होता है, मतलब ये ऐसे ट्रीट किए जाते हैं कि ये सोसाइटी और फैमिली के लिए बर्डन है, ये केवल रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो निल हो चुकी है। नॉन प्रोडक्टिव, ये बता दिया मैंने। हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिस हिसाब से एज ग्रुप हमारा आगे बढ़ता जाता है तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे आते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें हमेशा घेरे रहती हैं बुज़ुर्ग लोगों को। इसके बाद जो भी सोशल वर्क का ज़ील है हमारे यहाँ पे ना, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ टेंडेंसी है बुज़ुर्ग लोगों में कि जैसे वो बुज़ुर्ग होते हैं या रिटायर होते हैं आफ्टर 60 ईयर्स, वो कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इनका ये सोशल वर्क का जो ज़ील है, जो एंथ्यूज़ है, वो इनकी एफिशिएंसी के साथ कॉप अप नहीं कर पाता है क्योंकि जितनी इनकी एंथ्यूज़ होती है उतना इनके अंदर एनर्जी नहीं हो पाता है। तो उस एनर्जी, उस एफिशिएंसी के साथ जब ये काम नहीं कर पाते तो उससे भी ये परेशान रहते हैं। फिर लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कि फैमिली और सोसाइटी इनको इस वे में ट्रीट नहीं करती जितना वो जब प्रोडक्टिव थे तो लोग उनका इतना सम्मान करते थे, जो भी पोस्ट पे वो रहे होंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो हमेशा परिवार को चलाने का काम वो करते थे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली उनको हमेशा रेस्पेक्ट देती थी। लेकिन अब आज जब वो नॉन प्रोडक्टिव हो गए हैं तो इसीलिए वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी खो देते हैं, जिसका उनको बहुत बड़ा दुख होता है और ये भी इनकी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स में से काउंट होती है। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ सीनियर सिटीजन फ्रेंडली, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन की सेवा हो या तो कोई भी आप देख सकते हैं, तो वो जो है सीनियर सिटीज़न फ्रेंडली नहीं है। उसमें हो सकता है कि स्टेयर्स बहुत ऊंचे ऊंचे हों, ठीक है, तो जो कि सीनियर सिटीजन्स नहीं चढ़ पाते, लिफ्ट की सुविधाएं हर जगह नहीं होती हैं, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, पुअर होता है, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली नहीं होता है, तो ये भी इनके लिए मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो इतनी हमने बात कर ली कि मोटा मोटा इनका प्रॉब्लम क्या है। अब इनके सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बता दूं मैं कि सेंसस 2011 के हिसाब से 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीज़न की अगर बात करें तो डिफिनीशन कैसे है, लॉ के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि एनी पर्सन हुज एज इज़ एबव और इक्वल टू 60 ईयर्स इज़ अ सीनियर सिटीज़न। जैसे ही 60 साल बाद 60 साल होता है और बीतता है वो इंसान सीनियर सिटीज़न बन जाता है।
बहुत सारे पॉलिसी और एक्ट्स इनके लिए बने हैं। कुछ एक्ट का नाम है जैसे कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में ये आया था, और एक नेशनल पॉलिसी ऑफ सीनियर सिटीजन भी 2011 में आया। जैसे कि नेशनल यूथ पॉलिसी आया था, वैसे ही नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन 2011 में भी आया है। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन होता है। हमने ऑलरेडी बहुत सारी डेट्स डिस्कस किए थे, तो ये भी एक उनमें से डेट है, इनको भी आप ऐड कर लीजिए कि गांधी जयंती के एक दिन पहले क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन होता है। तो बूढ़े बुजुर्ग, गांधी जी भी बूढ़े बुजुर्ग ही थे बाद में अपने लेटर पीरियड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करिए कि इनका 1 अक्टूबर जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सनस ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। गवर्नमेंट के स्टेप्स देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या क्या किया है। सबसे पहला एक वायुश्रेष्ठ सम्मान है, 2005 से इसको स्टार्ट किया गया था, और ये इसी 1 अक्टूबर को बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। ये ऐसे सीनियर सिटीज़न या इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किया जाता है जो कि एल्डरली पर्सनस के कॉज के लिए फ़ाइट करते हैं और उनके बेटरमेंट के लिए इनके लिए काम करते हैं। तो ऐसे डिस्टिंग्विश सर्विसेज वाले सीनियर सिटीज़न और इंस्टीट्यूट को वायुश्रेष्ठ सम्मान के साथ पुरस्कृत किया जाता है। ये 2005 से स्टार्ट हुआ है और ये हर साल कुछ न कुछ लोगों को मिलता रहता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। जब प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में क्या है कि ये एक पेंशन स्कीम है जिसके अंदर एश्योर्ड रिटर्न है 8% पर एनम का, जो कि मंथली पेबल है 10 साल के लिए। ये एक पेंशन स्कीम है, आप ऐसे समझ सकते हैं। कंसेशंस एंड फैसिलिटीज़ गिवन टू सीनियर सिटीजन। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में कंसेशंस और फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आप देखेंगे कि जो भी 60+ मेल है उसको 40% टिकट्स में कंसेशन मिलते हैं। जो 58+ फीमेल्स हैं उनको 50% कंसेशन मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में भी देखेंगे कि मोर और लेस जो भी प्राइवेट फ़्लाइट्स हैं या फिर जो भी फ़्लाइट्स हैं उनमें भी 50% का उनको बेट मिलता है कि उनका टिकट कंसेशन मिल जाता है उनको, सीनियर सिटीजन्स को। और इनके अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी बस सर्विसेज होती हैं उनके फ्रंट के 2 सीट्स जो होती हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए बुकड होती हैं। इवन मेट्रो रेलवेज़ की भी बात करते हैं तो उसमें भी सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से सीट्स जो हैं वो एलोकेटेड रहती हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम है। जैसे कि बैंक के थ्रू अगर आप देखेंगे तो सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है उनके फिक्स डिपॉजिट पे या तो उनके सेविंग अकाउंट पे। तो ऐसे कंसेशंस और फैसिलिटीज़ जो भी है वो भी सीनियर सिटीजन्स को मिलती है सरकार के द्वारा। इसके बाद एक और स्कीम है जीवन प्रमाण के नाम से। जीवन प्रमाण में क्या है कि पहले क्या होता था कि जो भी बूढ़े बुजुर्ग होते थे उनको अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए पेंशन ऑफिस में जाना पड़ता था और ये प्रमाण करना पड़ता था कि भाई मैं ज़िंदा हूँ इसीलिए मैं पेंशन ले रहा हूँ, और ऐसा हर बार करना पड़ता था जब भी इनका पेंशन आता था। अभी क्या है कि इनको बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विस मिल रही है। इस सर्विस के अंदर क्या है कि बायोमेट्रिकली इनको ये घर बैठे इस चीज़ को इनेबल कर सकते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ तक बिना जाए ये बता सकते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा स्टेप था जीवन प्रमाण के नाम से। फिर है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये LIC के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, मोर और लेस। ये भी 8% पर एनम का 10 साल के लिए मंथली पेबल या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली या एनुअली पेबल पे 8% पर एनम पे ये भी इनको एश्योर्ड पेंशन स्कीम देता है। इसके बाद एक अनुभव प्लेटफॉर्म है, अनुभव प्लेटफॉर्म फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है कि जो भी इनकी मेंटल प्रोडक्टिविटी है उसको मेंटेन करने के लिए या तो इतना सीनियर पोजीशन अचीव करने के बाद जो भी इनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको अपने यंगर जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए, उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, अनुभव प्लेटफॉर्म, जिसमें जो भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और बताते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है या तो गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे ईजिली अचीव किया जा सकता है। तो इस डायरेक्शन में ये काम करते हैं। फिर है संकल्प प्लेटफॉर्म, पेंशनर्स के लिए है। ये क्या काम करता है कि ये स्किल, एक्सपीरियंसेस, ये सब जो भी हैं इनको चैनलाइज करने का काम करता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं उनको मीनिंगफुल सोशल इंटरवेंशन के लिए जो भी ऐसे स्किल, एक्सपीरियंसेस उनको चाहिए होंगे वो उनके लिए चैनलाइज करता है। मतलब कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना कि उनको हमेशा से इच्छा होती है कि सोशल वर्क कुछ करना है, तो संकल्प प्लेटफॉर्म क्या है, ऐसे पेंशनर्स को स्किल, एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि वो सोशल इंटरवीन करके उनके लिए कुछ कर पाएँ, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ। फिर एक स्कीम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना में क्या है कि ये फिज़िकल एड प्रोवाइड करता है
जिसमें कि जो भी BPL कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फिजिकल एड और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड कराया जाता है। इसका क्या बोलते हैं, एल्मिको नाम से एक संस्था है, वो सारे जो भी प्रोस्थेटिक्स होते हैं वो सब कुछ ये देता है, बनाता है। इसमें क्या है, जैसे कि असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस क्या है, जैसे कि आप देखते हैं कि नी जो होती है वो बुज़ुर्गों में वो नी ख़राब हो जाती है, तो उसका जो भी एक रिप्लेसमेंट आता है वो एक असिस्टेड लिविंग डिवाइस है। या तो स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, या तो हियरिंग एड्स में कुछ दिक्कत है, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी फिजिकल एड्स और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है वो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंदर BPL कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है। इसमें यह भी इंश्योर किया जाता है कि जो भी मोर देन 1/3 पर्सन है वो विमेन कैटेगरी की हों। तो इसमें ये सारी बातें होंगी। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग एल्डर एब्यूज़ बोलते हैं। एल्डर एब्यूज़ क्या है, ये एक ऐसा सिंगल या रिपीटेड एक्ट है जिससे कि जो भी ओल्डर पर्सन है उसको कोई नुकसान पहुंचता है या वो डिस्ट्रेस में आ जाता है। और इनके पीछे कारण क्या क्या होते हैं कि ये तो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्या क्या चीज़ें होती हैं कि एक तो इनको डिस्ट्रेस में आते हैं, या तो हार्म होता है इनको, या तो किसी भी तरीके का इनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, जो भी इनका एक्सपेक्टेशन होता है, ट्रस्ट होता है, वो सब कुछ टूट जाता है। ऐसा कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन न करना, या तो कोई भी सिंगल या रिपीटेड एक्शन करना, मतलब एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन दोनों है। एक्ट ऑफ कमीशन क्या होता है कि कुछ करके इनको नुकसान पहुंचाना, और एक्ट ऑफ ओमिशन क्या होता है कुछ ना करके इनको नुकसान पहुंचा, जैसे कि टाइम से इनकी दवाइयाँ ना देना, ये एक्ट ऑफ ओमिशन है। और एक्ट ऑफ कमीशन कैसे बोलेंगे कि इनको एक आरामदायक कुर्सी या तो आरामदायक बेड ना दे पाना जिसके लिए ये आसानी से उस पर बैठ सकें, उठ सकें। तो ये दोनों एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन दोनों इसमें एल्डर एब्यूज़ में इंक्लूडेड है। कौन कौन से वायलेंसेस होते हैं इनके खिलाफ, उसमें ह्यूमन राइट का वायलेशन है, जैसे जिसमें फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एब्यूज़ होता है। फाइनेंशियल, अब इन सब में तो आप समझ रहे हैं, फाइनेंशियल और मटेरियल एब्यूज़ मतलब क्या है कि इनको बिना बताए इनके सारे पैसे ले लेना, या तो ज़बरदस्ती इनसे जो भी ट्रांसफ़र होता है ना पूरे प्रॉपर्टी का, वो ज़बरदस्ती इनसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा लेना। अबैंडनमेंट होता है कि इनको बहुत दिन तक अकेले रखना, इनसे कोई बात नहीं करता है और खाना वाना नहीं दिया जाता है। निगलेक्ट कर देना कि कोई भी फैमिली अगर बाहर घूमने जा रही है तो उनको अकेले घर पे छोड़ दिया गया हो। सीरियस लॉस ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, कि उनकी जो भी रेस्पेक्ट और डिग्निटी वो चाहते हैं वो एक्सपेक्टेड डिग्निटी और रेस्पेक्ट उनको नहीं मिलती है। तो ये सब कुछ अगर होता है तो उसको हम लोग एल्डर एब्यूज़ बोलते हैं। तो ये सारी हमने चर्चा की एल्डर एब्यूज़ के बारे में। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको। एक्स्ट्रा पॉइंट में कुछ ऐसा है कि हमने डिस्कस किया कि सेंसस 11 के अकॉर्डिंग क्या है 8.6% इनका टोटल स्ट्रेंथ है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कि 8.6% जो है वो ओल्ड एज लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। इनके बाद ये भी देखा गया है कि 2050 तक, तो 2050 तक ये जो पॉपुलेशन है ये 20% तक रेस कर जाएगी। तो इनके लिए अभी से प्रावधान करना, स्कीम्स चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं, स्कीम्स हैं। जैसे कि हमने एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक चीज़ नहीं रखा ना, तो आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 41 इनसे रिलेटेड है, वो हम लोग देख सकते हैं। इनके अलावा कुछ स्टेचुटरी एक्ट जैसे कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसमें क्या होता है कि ये CRPC का सेक्शन 125 इसमें लगता है कि अगर इन केस कोई भी चिल्ड्रेन है वो इनका केयर नहीं करते हैं, या तो इनके मन मर्जी मतलब कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, तो वो ये CRPC सेक्शन 125 के अगेंस्ट उन अपने बच्चों पर भी केस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सस्टेन कर सकते हैं कि हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करनी है, जिसको भी करनी है उसको कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जैसे कि स्कीम्स की बात करें तो सबसे पहले ना एक स्कीम आई थी IPOP के नाम से। IPOP क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सनस। ये 1992 का एक प्रोग्राम है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इनके अलावा 1992 के बाद 1995 में इसी को चेंज कर दिया गया था इग्नो एप्स में, IGNOAPS। इसका फुल फॉर्म ऐसा है कि इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो ये भी एक पेंशन स्कीम था जो कि 1995 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी हमने बताया ये ओल्डर पर्सन के लिए 1999 में आया था। फिर एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरलीज, ये 2010 का एक प्रोग्राम है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। 2011 में हमने बताया कि नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन आया था। इसके बाद 2012 में एक काउंसिल का गठन किया गया जिसमें नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन NCSC
ये बनाया गया है। और कुछ स्कीम इसमें बता सकते हैं। इंटरनेशनल डे के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। कुछ ओल्ड एज होम्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और इनकी सिक्योरिटी के बारे में भी आप इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर सकते हैं। तो इतनी बातें हैं इनके रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। सीनियर सिटीज़न के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सोशल एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स की बात करते हैं हम सबसे पहले। ट्राइबल्स के बारे में पढ़ने का ये मतलब है कि हमको ट्राइबल्स की डिफिनीशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे डिफिनीशन हैं, लेकिन जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा डिफिनीशन मिल के आता है वो टीबी नायक के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन की स्टडी कंडक्ट की और उनके कॉमन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे उनके हिसाब से ट्राइबल्स को डिफाइन करना चाहा। इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, जैसे कि इट शुड बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड। जो भी ट्राइबल ग्रुप होगा वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा, और वो कंपेरेटिवली जोग्राफिकल आइसोलेशन में रहता है। जो भी उसके लोग होते हैं वो दूसरों से मिलना घुलना नहीं चाहते हैं। अभी भी आपने एक केस देखा होगा, अंडमान एंड निकोबार वाला जो केस था, कि उसमें एक रिपोर्टर जा रहा था तो उसको गोली मार दी गई थी। तो ये वाला केस आप समझ सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं। कल्चरली दे मस्ट हैव अ कॉमन डायलेक्ट। उनके पास एक कॉमन डायलेक्ट होना चाहिए, और रीजनल वेरिएशंस उसमें हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉमन डायलेक्ट होना चाहिए। इट शुड बी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि जो भी वो सेटअप लगा चुके हैं अपने ट्राइबल्स पूरे ग्रुप का, उनका खुद का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके खुद के कम्युनिटी पंचायत होंगे। मेंबर शुड हैव एटलीस्ट डिज़ायर टू चेंज। मतलब इनके पास मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको चेंज चाहिए। ये जैसा ज़िंदगी जी रहे हैं बिल्कुल सरल, और जिस तरीके से भी ये अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें बस उसी तरीके से जीना चाहते हैं। वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। आप भी देखते होंगे कि निकोबार या अंडमान ट्राइब्स में बहुत सारे सेंटिनलीज हैं, या तो जो भी दूसरे ट्राइबल्स हैं, उनको अगर मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात की भी जाती है तो वो खुद ही मना कर देते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। इट शुड हैव कस्टमरी लॉज। उनके पास उनके खुद के कस्टमरी लॉज होने चाहिए, कस्टम्स, बिलीव्स, फेथ होने चाहिए, ट्रेडिशन होना चाहिए उनका खुद का, और जो भी लॉ कोर्ट है वो उन्हीं के बेसिस पे होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उनके लॉज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ना हो जाएं। तो ये सारे फीचर्स हैं किसी भी ट्राइबल ग्रुप के। अगर छोटे में इसको डिस्कस करना चाहें तो हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि 4 पॉइंट्स दे दें, कि 5 पॉइंट्स दे दें केवल, कि ट्राइबल ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स, या फिर ट्राइबल वो होते हैं जो कि रिलेटिवली होमोजीनियस होते हैं नेचर में, अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं, यूनिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होता है उनका, या तो डिस्टिंक्ट कल्चर होता है उनका, या तो जोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं। मतलब ये वाले फीचर्स भी आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप पॉज करके इनको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक तो मैंने बोला कि मतलब रिलेटिवली होमोजीनस होते हैं ये। इसके बाद अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं। इनके बाद इनके पास एक यूनिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होता है, और इनका कल्चर जो है वो डिस्टिंक्ट होता है। मतलब डिस्टिंक्ट कल्चर इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। और आखिरी है जोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स आप इन 6 में भी आप इनको कॉमन लग सकते हैं। मतलब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ट्राइबल की डिफिनीशन लिख सकते हैं। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के अंदर में उसको डिफाइन किया गया है, और ये बोला गया है कि जो भी प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो लोकल अथॉरिटी, जैसे कि गवर्नर हो गया या तो स्टेट के कोई मिनिस्टर हैं, उनसे ये सब बातचीत करके, वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करके वो किसी भी ग्रुप को, किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उससे पहले कुछ और बातें हैं, जैसे कि मैं बता दूं, एक इनसे रिलेटेड है ना पंचशील पॉलिसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचशील पॉलिसी जो है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि ये बताया गया कि ये जो भी ट्राइबल्स होते हैं दे शुड बी डेवलप्ड अलॉन्ग देयर ओन जीनियस। मतलब कि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इनको डेवलप करना आना चाहिए। इस पंचशील में ऐसा लिखा था। दूसरा पॉइंट पंचशील का ये है कि जो भी इनका लैंड और फॉरेस्ट है, इसके चलते जो भी इनके राइट्स हैं वो इनको देना चाहिए, और इसकी रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जो भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको देखना चाहिए कि उनका प्रमोशन हो और वो डिस्टिंक्ट ना हो जाए, खो ना जाए। और पंचशील पॉलिसी में बोला गया था कि ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे एरियाज़ का नहीं होना चाहिए जिन एरियाज़ में ट्राइबल्स रह रहे हैं। पांचवी और आखिरी बात इसमें बोली गई कि जो भी ट्राइबल असिस्टेंस है वो दिया जाएगा, और जो भी पॉलिटी और इकोनॉमी के चलते मैनेजमेंट उनको प्रोवाइड किया जा सकता है उनके बेटरमेंट के लिए, वो सब चीज़ें भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी पंचशील पॉलिसी है। कभी भी अगर आप ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें पंचशील पॉलिसी को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम में सबसे पहला है, एक एक्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशन ऑफ
ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट है 2006 का ये एक एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि जो भी फॉरेस्ट राइट होते हैं वो इनको दिया जाना है, उनको रिकॉग्नाइज़ करना है, और जितने भी फॉरेस्ट लैंड के ऑक्यूपेशन है जो कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग एस्टीज़ हैं या तो कोई भी दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको देना है। ये कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, इनका प्रॉब्लम मेन ये होता है ना कि ये फॉरेस्ट में इतने जनरेशन से इतने ईयर से रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो भी अधिकार हैं वो रिकॉर्डेड नहीं है। मतलब कि कौन रह रहा है, कितने सालों से रह रहा है, इन सब का रिकॉर्डिंग या हमारे पास डेटा नहीं है इन लोगों के लिए। तो हम ये रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे ही कंट्री के सिटीज़न हैं या तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। तो इसीलिए ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे जैसे कि असम का रीजन है, असम में भी पूरा फिर से उनका सिटीजनशिप जो है वो उसको डिफ़ाइन करने के लिए कुछ लॉज लाए गए हैं कि अगर जो ऐसे फुलफ़िल करता है वही सिटीज़न बन पाएगा इंडिया का, नहीं तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वो इलीगल इमिग्रेंट या इनके नाम से पहचाना जाएगा फिर। तो ये ट्राइबल्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है। फिर ये एक्ट क्या क्या रिकॉग्नाइज़ करता है, सबसे पहले तो जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसमें ये लोग रह रहे हैं और इनका जो राइट है कि इसके रिसोर्सेज पे ये लोग होल्ड रख सकें, इसको रिकॉग्नाइज़ करता है। ये इंश्योर करता है कि जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर इन्हीं का कंट्रोल हो। इसमें क्या क्या आता है, राइट ऑफ ओनरशिप आता है, एक्सेस टू कलेक्ट, मतलब जो भी वहाँ के क्या बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने का काम ये लोग करते हैं। तो इसकी भी एक्सेसिबिलिटी इनको मिलनी चाहिए। और जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसको यूज़ कर पाएँ, इसको डिस्पोज कर पाएँ। इनको कम्युनिटी राइट्स मिलनी चाहिए जिस कम्युनिटी में ये लोग रह रहे हैं, और इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का हैबिटेट राइट्स मिलना चाहिए। और कुछ ऐसे प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ होते हैं, प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ मतलब जो एग्रीकल्चर नहीं जानते, उनको नहीं पता कि खेती वेती कुछ होती है, खेत को पहले पानी देते हैं, उनमें गड्ढा करते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, ऐसे ये जो भी एक प्रोसेस होता है वो इनको कुछ नहीं आता कि कैसे बीज बोते हैं। बस ये प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ होती हैं इसीलिए। तो इनका भी जो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके लिए भी प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट के अंदर में। और इनको राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ऐसे कोई भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो कि इनके द्वारा ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है बहुत दिनों से या कंजर्व किया जा रहा है, जिससे कि उसका सस्टेनेबल यूज़ हो पाए। तो ऐसे जितने भी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का और कंजर्व करने या रीजनरेट करने या प्रोटेक्ट करने का अधिकार भी इनके पास होता है। फिर बात करते हैं दूसरा, मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, SCA टू TSS। ये एक नया स्कीम है SCA टू TSS। इसमें क्या होता है कि स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है ट्राइबल सब स्कीम्स को। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 100% ग्रांट मिलता है इनको। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ST पॉपुलेशन है वो दूसरे पॉपुलेशंस के द्वारा जो भी एक गैप प्रोवाइड किया जा रहा है ना, कि जो उनके पास वो पीछे होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, माइनर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें भी जिसमें वो पीछे हट रहे हैं धीरे धीरे, मतलब कि एक गैप क्रिएट होता जा रहा है, उस गैप को कम करने का काम करता है। और इसी के लिए जितना भी फंडिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है वो इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है। फिर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है यही इनका मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन जाता है, क्योंकि ट्राइबल्स जो हैं वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन के हैं हमारी सोसाइटी के। तो इसमें क्या होता है कि इन लोग के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू ये लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसी को वो लोग बेचते हैं, इसी के चलते उनके पास कैश जनरेट हो पाता है, वरना उनके पास कैश भी ना हो। तो ऐसा हमें पता है कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा ट्राइबल्स हमारे जो भी हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही टिके हुए हैं, और इसी से उनका फूड, फॉडर, शेल्टर, मेडिसिन, कैश इनकम इन्हीं के थ्रू ये सब होता है। तो इसीलिए इस पे इनका अधिकार होना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी प्रमोट किया जाता है कि जो भी ट्राइबल विमेन हैं वो भी इसी से एम्पावर होती हैं। क्यों? क्योंकि जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, वो उसको कलेक्ट करने का काम और उसको यूज़ करने का या बेचने का काम जो है वो विमेन ही करती हैं मोस्ट ऑफ द जगह पे। तो इसीलिए ये ट्राइबल विमेन एम्पावरमेंट की ओर भी इशारा करता है। फिर ये स्कीम जो है ये इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, और सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग के लिए जो भी वैल्यू एडिशन किया जा सके उनकी एक्टिविटीज़ में वो सब कुछ फैसिलिटेट कराया जाए, जिससे कि वो अपने प्रोड्यूसर्स को मार्केट तक ले आ सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आगे हम देखेंगे। जैसे कि अभी बात करते हैं सबसे पहले कि PVTGs क्या होते हैं, कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs हमारे इंडिया में
अभी तक केवल 75 आइडेंटिफाइड PVTGs हैं हमारे 18 स्टेट्स और यूटीज़ मिला के, जिसमें से सबसे ज़्यादा 13 जो हैं वो उड़ीसा में ही हैं। बाकी के जो 5 हैं, बाकी के 75 में से 13 जो है वो उड़ीसा में है। जो भी बचते हैं, कितने बचे, 62 वो बाकी के स्टेट्स और यूटीज़ में है। और यूटी में भी केवल अंडमान निकोबार में ही है, बाकी किसी यूटी में PVTGs नहीं है। तो ये जो भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है कि ढेबार कमीशन आया था एक, इसको आप लोग कहीं मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ढेबार कमीशन क्या होता है कि एक ग्रुप है, मान लीजिए ये पूरा एसटीज़ का ग्रुप है, शेड्यूल ट्राइब का ग्रुप है, तो उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि जिनका लिटरेसी रेट कुछ ज़्यादा ही कम होगा, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ या तो जीरो होगा या तो नेगेटिव होगा। वो बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी अपने लाइवलीहुड के लिए इख्तियार करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों का एक सेक्शन होता है छोटा सा, इन्हीं को बोलते हैं PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये एक छोटा सा सेक्शन है, केवल ऐसे छोटे सेक्शन, केवल 75 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि हमारे कंट्री में आइडेंटिफाइड हैं आज तक। ये क्या करता है कि डेवलपमेंट कैसे होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ये स्कीम है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि हाउसिंग है या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, रोड लिंक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, या तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इंस्टॉलेशन हो गया, फिर या तो सोशल सिक्योरिटी, ऐसे जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सबको कवर करता है ये। इसके अंदर जनश्री बीमा योजना भी ट्राइबल्स के लिए स्टार्ट किया गया है, ये भी एक तरीके का पेंशन स्कीम है इन सब के लिए। तो ये जितने भी इनोवेटिव एक्टिविटीज़ होते हैं इनके चलते, उन सबको कवर करता है, उन सब के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराता है और इन सबको इन एरियाज़ में प्रमोट करने की बात करता है, जिससे कि इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन PVTGs का हो पाए। तीसरा जो स्कीम है वो है एजुकेशन रिलेटेड स्कीम। हम जानते हैं कि एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल खोलने की बात की गई है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में 20% ST पॉपुलेशन हो या जिसमें या नहीं, और 50% ST पॉपुलेशन, मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। मतलब कि एटलीस्ट 50,000 ST पॉपुलेशन हो और वो पूरे पॉपुलेशन का 20% ST पॉपुलेशन, दोनों ही फुलफिल अगर हो जाते हैं, उस केस में उस डिस्ट्रिक्ट में 2022 तक एक एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल खोलने की बात की गई है। ये क्या करेगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन 6 to 12th पे फोकस करेगा और ये नवोदय मॉडल पे ही बेस्ड है। आप नवोदय मॉडल जान ही रहे होंगे कि जिस हिसाब से 6 to 12 तक आप बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखते होंगे कि नवोदय स्कूल एक एक बने हुए हैं, उसी हिसाब से एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल भी बनाए जाएंगे और उसमें इसको ट्राइबल्स को केवल फैसिलिटेट किया जाएगा। इक्विटी सपोर्ट फॉर NSTFDC या तो STFDC, इसमें क्या है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है कि वो इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSTFDC। ये एक ऐसा कॉरपोरेशन है जिसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विटी प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या कर सके, जैसे कि बहुत सारे स्कीम्स जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री, पंप सेट या माइनर इरिगेशन, गोटरी, पिगरी, हॉर्टिकल्चर, ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इनको डेवलप करा पाए ट्राइबल एरियाज़ में। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए तो इसमें बैम्बू फर्नीचर मेकिंग हो गया, या तो फ्लोर या राइस मिल यूनिट, स्टील फैब्रिकेशन, जेम स्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग, ऐसे यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर पाए ट्राइबल एरियाज़ में। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो इसमें ऑटोमोबाइल वर्कशॉप या तो बुक बाइंडिंग, डेटा प्रोसेसिंग, टेंट हाउस जैसे सर्विसेज को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए और लोगों को इसमें इनरोल किया जाए। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऑटो रिक्शा प्रोवाइड कराना, गुड्स कैरियर को प्रोवाइड कराना, ये सारा काम जो है वो NSTFDC करता है। इसके बाद विमेन की बात आ गई, कुछ और बातें कर लेते हैं इनकी। हमने पंचशील के बारे में तो पढ़ ही लिया था। STs की बात चल रही है तो यहाँ पर ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंशन टू एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 का ये जो एक्ट अभी आया था हाल फिलहाल में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस थे जिनको डाइल्यूट करने की बात की थी और अभी फिर से वापस से वैसे ही हो गया, तो उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, मतलब मेंशन कर सकते हैं। इनके अलावा पेसा एक्ट है जो, उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट 1996 का ये एक्ट है, इसके बारे में भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ फॉरेस्ट राइट एक्ट्स होते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसके अंदर पे भी जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनको, फॉरेस्ट ड्वेलर कौन होते हैं ये बता दीजिए, आप मेंशन कर दीजिए ज़रा। चलिए मैं बताता हूँ। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वो होते हैं ना कि जो कि एक किसी भी फॉरेस्ट में वो पिछले 3 जनरेशन से रह रहे हों या तो मोर देन 75 ईयर से वो रह रहे हों। ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो जो भी STs और फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके ऊपर ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये एप्लीकेबल होता है। ये इनको राइट्स प्रोवाइड कराता है कि ये
मैक्सिमम लिमिट है इनकी 4 हेक्टेयर की। 4 हेक्टेयर तक का लैंड जो है ये अपने अंदर रख सकते हैं। उसमें जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। कम्युनिटी राइट्स की बात करते हैं इसमें, और पीवीटीजीज़ के लिए हैबिटेट राइट्स की भी बात करते हैं। तो ये सब फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम है इनके लिए, एक अम्ब्रेला स्कीम चलती है स्पेशली फॉर एसटीज़। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ही। इसके बाद हमने स्टैंड अप इंडिया का कॉन्सेप्ट अभी सुना ही था कि स्टैंड अप इंडिया में क्या है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराएगा एसटी और एससी विमेन के लिए, जिससे कि उनमें लोन दिया जाएगा एक्चुअल में 10 लाख से 1 करोड़ तक के ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस के लिए किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज है। जो भी इंटरप्राइज होते हैं वो या तो ब्राउन फील्ड होते हैं या तो ग्रीन फील्ड होते हैं। तो ब्राउन फील्ड मतलब कि ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स उसमें मेंशन्ड है, डेवलप्ड हैं, तो उस पर एक नया इमारत बना दिया जाए, ऑलरेडी कुछ ना कुछ बने हुए हैं। लेकिन ग्रीन फील्ड एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उसमें क्या होता है बिल्कुल सिरे से, बिल्कुल शुरुआत से उसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो भी स्टैंड अप इंडिया है, यूपीएससी या आपका पीसीएस एग्ज़ाम कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस पर डालता है तो भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके लिए कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है केवल। इसके बाद एक स्कीम है वन जीवन। वन जीवन जो है इसमें क्या होता है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यूएनडीपी और एनएसटीएफडीसी का, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, एनएसटीएफडीसी। तो इनका कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है वन जीवन। इसमें भी इनके प्रोविजंस हैं कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो इनको दिया जाए, इनके तक पहुंच सके। फिर ऐसे ही वन बंधु कल्याण योजना है, इनके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इनके अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लिख सकते हैं। मैंने सब कुछ कवर नहीं किया है, तो इस बात का ध्यान रहे आपको। सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की जब भी चर्चा करेंगे तो हमने बताया था कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं, बस हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे। तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि जो भी नोडल मिनिस्ट्री है इनके लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। और गवर्नमेंट स्कीम की बात करें, सबसे पहला कौन सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें जो भी डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो है इसको रिस्टोर करने की बात की गई थी, और इससे विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जाएगी। जो भी इससे इश्यूज़ हैं, रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखा जाएगा। दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। बहुत सारे आंसर्स मुझे मिले थे विमेन, तो इसमें ये नाम बहुत गलत लिखा था बहुत बच्चों ने, तो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ठीक है, मातृ नहीं है, मातृ है, MATRU है, मातृ वंदना योजना। ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है कि इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कराना है, और कुछ कैश इंसेंटिव्स की बात की जाती है जिससे कि हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जा सके। प्रेग्नेंट और नर्सरिंग मदर, ये दोनों लोग के लिए होता है। फिर है स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल। इसमें क्या है कि 11 से 18 एज ग्रुप के बीच में जो भी लड़कियां होंगी उनको एम्पावर किया जाएगा, जिससे कि वो अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकें, और न्यूट्रिशन, लाइफ स्किल, होम स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप का भी काम ये लोग देख सकें। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, ये क्या है कि ये एक ऐसा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है जो कि ये प्रमोट करता है कि जितने भी रूरल विमेन हैं इनको एम्पावर किया जाए। ये कैसे कंडक्ट किया जाता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो वॉलंटियर्स बनते हैं इनके लिए, और ऐसे वॉलंटियर से ये कम्युनिटी को मतलब कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके उनको अवेयर करते हैं रूरल विमेंस के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए। फिर है राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष क्या कहते हैं, ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। इसके अंतर्गत जो भी गरीब औरतें होती हैं उनको कंसेशनल टर्म्स पे क्रेडिट दिया जाता है, क्लाइंट फ्रेंडली प्रोसीजर के थ्रू, कि ऐसा कुछ भी बहुत ही रिस्की या बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से दिया जाता है ताकि इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। इसके बाद एक स्कीम है स्वाधार गृह। स्वाधार गृह योजना में क्या होता है कि ये एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन सेंटर है डेस्टिट्यूट वेमेंस के लिए और विमेन इन डिस्ट्रेस के लिए। चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इन दोनों की डिफिनीशन बता दीजिएगा फटाफट से कि डेस्टिट्यूट वुमेन किनको बोलते हैं और विमेन इन डिस्ट्रेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बताइएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। उज्ज्वला, आपको तुरंत याद आया होगा LPG सिलेंडर कनेक्शन से, लेकिन वो वाली स्कीम नहीं है, ये वो उज्ज्वला स्कीम है, ये उज्ज्वला स्कीम है, ठीक है। ये क्या कहता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो कि ट्रैफिकिंग को बचाता है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग का ये के लिए स्कीम है कि जितने भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू जितने भी ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं, विमेन हैं, उनको 4 आवर्स पे बेस्ड है, ये रेस्क्यू करता है, रिहेबिलिटेट करता है, रीइंटीग्रेट करता है और रीपैट्रिएट करता है। तो ये उज्ज्वला स्कीम है। जब भी उज्ज्वला स्कीम आप लिखेंगे तो ये 4 आवर्स को मेंशन करना मत भूलिएगा, यही इसके कोर हैं। अगर आप ये लिख देंगे उज्ज्वला के बाद
तो समझ लीजिए कि आपने सब कुछ लिख दिया है। फिर वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का भी आपने पता ही है कि बहुत सारे जो भी वर्किंग वुमेन हैं और अपने घर से दूर हैं, तो उनके लिए सिटीज़ में वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। वन स्टॉप सेंटर होगा सभी के लिए कि कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वन स्टॉप सेंटर पे आके उसका सोल्यूशन औरतें ले सकती हैं, महिलाएं ले सकती हैं। वुमेन हेल्पलाइन बहुत सारी चालू की गई हैं, जैसे रेलवे में 181 है और ऐसे बहुत सारी जगहों पे वुमेन हेल्पलाइंस चालू किए गए हैं। जेंडर बजटिंग का क्या मतलब है? जेंडर बजटिंग मतलब होता है कि जो भी आप बजट एलोकेट कर रहे हो उसको एक बात ये ध्यान में रखते हुए करो कि जेंडर स्पेसिफिक तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कितना प्रॉपर तरीके से होगा। मतलब कि जेंडर बजटिंग का ये मतलब नहीं है कि महिलाएं कितना जीडीपी में ग्रोथ कराती हैं और पुरुष कितना जीडीपी में ग्रोथ कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजटिंग का यहाँ पे सीधा सा ये मतलब है कि जो भी हम एलोकेशन दे रहे हैं, जो भी एलोकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसमें ये बात का ध्यान रखना कि फीमेल्स के लिए या महिलाओं के लिए, विमेन के लिए कितना फुलफ़िल हो रहा है। मतलब ये जो भी हम लोग स्कीम एलोकेट कर रहे हैं या तो स्कीम बना रहे हैं वो विमेन फ्रेंडली है कि नहीं है, और कितना इसका पोर्शन है वो विमेन के लिए जा रहा है। ये सारी बातें अगर हम उस तरीके से सोचते हुए किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, उसी को जेंडर बजटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इससे डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है और उनको सॉल्व करने का मतलब है कि सोशल एम्पावरमेंट का पूरा टॉपिक जो है वो आपकी मुट्ठी में होगा। तो ये पूरा टॉपिक था सोशल एम्पावरमेंट का। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे लेक्चर को ध्यान से बिल्कुल शांति से सुनने का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट गाइस। हैव अ नाइस डे।